से फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको पता है कि जैसे डेली लाइफ में भी डे में कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर द्वारा सॉल्व करवानी है। उसके लिए हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है, या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप ये एक सारा काम करवाते हो। लेकिन प्रॉब्लम को का सोल्यूशन देखने से पहले हमें प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपको अच्छे से प्रॉब्लम का पता नहीं है तो उसका आप अच्छे से सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम लैंग्वेजेस देखेंगे। जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है दैट इज सी लैंग्वेज, जिसको आप मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हो, क्योंकि ये हमारे पास जनरल पर्पस फर्स्ट लैंग्वेज है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ की थी, जनरल पर्पस प्रॉब्लम को। तो कंप्यूटर के द्वारा हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे सी में प्रोग्राम बनाते हैं, कैसा सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो कंप्यूटर हमारे पास बहुत पावरफुल टूल है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सिंबॉलिक मैनिपुलेटिंग मशीन है जो हमारे पास फॉलो कर रही है सेट ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन, जिनको आप क्या कहते हो, प्रोग्राम कहते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होगा हमारे पास, प्रोग्राम की डेफिनेशन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो अपने आप से वो काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। तो इंस्ट्रक्शन का जब हम एक ब्लॉक बनाकर उनको देते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर यू मस्ट सेटिस्फाई नीड इनिशियल डाटा। तो नेचुरली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसका इनिशियल डाटा। जैसे आपने दो नंबर को सम करवाना है तो वो नेचुरली है, वो नंबर आपको पहले वक्त प्रोवाइड करने पड़ेंगे और साथ में उसके ऊपर क्या काम करना है वो सारा कुछ आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ऑल ऑफ बाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उनको आप क्या कहते हो, सॉफ्टवेयर कहते हो। ठीक, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बन गया, आपका प्रोग्राम बन गया बेटे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स वो क्या बन गया, आपका सॉफ्टवेयर। और जो इसके फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं बेटे, जो पार्ट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो, हार्डवेयर कहते हो। सॉफ्टवेयर गवर्न करता है कि वो हार्डवेयर ने कैसे काम करना है बेटे। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं काम कर पाएगा, बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं काम कर पाएगा। तो हमारे पास बहुत तरीके की लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर हमने किसके साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर के साथ। तो नेचुरली है, हाँ, या तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए और कंप्यूटर को हमारी हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज करता है वो आप सबको पता ही होगा, वो यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इसमें दो ही बिट्स होते हैं, एक 0 और 1। 0 1 के कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाते हैं, तो ये क्या बन गई, बाइनरी लैंग्वेज। आगे हम देखेंगे सारी लैंग्वेजेस का डिस्कशन। और जो हम यूज करते हैं सी में हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
क्योंकि अगर हम ये बाइनरी लैंग्वेज इसको आपको याद करना पड़े तो बहुत ज़्यादा टफ है। इसकी डिबगिंग करना, डिबगिंग क्या होता है कि कोई भी अगर एरर आया तो उसको आपने ठीक करना है, करेक्ट करना है, चेक करना है। तो एक भी अगर 0 1 बन जाए या 1 0 बन जाए तो वहीं पर आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इतनी सारी आपने 0 1 0 1 0 1 के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो वो फाइंड आउट करना, डिबगिंग करना इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमने सारी इंस्ट्रक्शन किस में लिखी होती है, इंग्लिश के अंदर। तो ये हमारे पास तो क्या है, इजी है, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ क्या आती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस हाई लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी लैंग्वेज में। तो हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ये सारा काम करते हैं। ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में और बाइनरी को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी हम प्रोग्राम अपना लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ट्रांसलेटर लगा हुआ है, ट्रांसलेटर उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देगा। मतलब जो हम बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे, ट्रांसलेटर उसको उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये जो सोर्स है ये क्या है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना हुआ है। उसके बाद रिजल्ट आएंगे। अगर आपने कोई बाहर से डाटा देना है, इनपुट अगर बाहर से देना चाहते हो तो भी ये सारी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर जाएगी। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है। इसको हमने स्टेप्स के अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लगते हैं। सबसे पहले आपके पास है प्रॉब्लम का डेफिनेशन फेज। तो अभी हमने कहा था कि अगर आपको अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्या चाहिए आपको, रिजल्ट आउटपुट क्या करना है, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसको कैसे सॉल्व करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या कौन सी लैंग्वेज, या उसके लिए कैसा डाटा स्ट्रक्चर आपको चाहिए, डाटा टाइप आपको क्या चाहिए। इन प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज वी मस्ट एम्फेसाइज, किसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, व्हाट मस्ट बी डन, क्या करना है हमने, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं देखते हाउ इट इज टू बी डन, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो हम इसमें क्या देखते हैं, व्हाट मस्ट बी डन, तो उसके लिए क्या किया चाहिए। उसके बाद आ गया गेटिंग स्टार्टेड ऑन अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास हो सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वेज हों, बहुत सारे सॉल्यूशंस हों। तो हमें नेचुरली देखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली हमें उसमें से कुछ भी ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें कई बार कुछ ना कुछ आइडियाज लेना पड़ेगा कि कहाँ से हमने अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। कई बार आप वैसे भी सम देखते हो ना, मैथ्स में सम करते हो तो बहुत बड़े बड़े सम आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको उसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पहले डिफाइन कर कर उसको देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। स्पेसिफिक एग्जांपल, अब आपने देखना है, मेक यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, हमारे पास रूल ऑफ थंब है जिसमें हो सकता है कि सेम ऐसी ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पहले भी आई हो, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है उससे हम उस एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर आई है तो वो एग्जाम्पल हम अपने इसमें यूज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी अमंग प्रॉब्लम्स फिर से वही है कि हमने वन मेक स्टार्ट बाय कंसिडरिंग अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जहाँ हमारा स्पेसिफिक एग्जाम्पल के उठाकर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रॉब्लम को आगे सोल्यूशन के अंदर लेकर जा सकते हैं। या हमारे पास एक और टेक्निक होती है कि हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द सोल्यूशन। तो कई बार ये भी आपने अक्सर किया होगा कि जैसे हमारे पास मैथ के सम होते हैं ना, तो कई सम ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम में जो भी आंसर होता है उस प्रॉब्लम के अंदर डालकर फिर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है या गलत है। तो उसको क्या कहते हैं, हम बैकवर्ड जाना कहते हैं। तो हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं
और प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या है, एक सॉल्विंग टूल है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारा काम करना है। तो इसके लिए जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एल्गोरिथम और उसका एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज उठाकर उसका प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली वो सी प्रोग्रामिंग हम के अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम को बनाना है, लिखना है, तो उसके लिए हमें कोई टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए जहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को टाइप करना है। फिर उसकी टेस्टिंग होगी, डिबगिंग होगी। अगर कोई आपका प्रोग्राम के अंदर एरर आया तो उसको आप क्या करोगे, चेक करोगे, सॉल्व करोगे। उसके बाद जब डिबगिंग करोगे, डिबगिंग कर कर जब सारी एरर्स खत्म हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे, उस प्रोग्राम को रन करोगे। अगर आपने प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम कोई इनपुट देनी है, डाटा देना है, तो वो डाटा दोगे और बाद में आपको रिजल्ट मिल जाए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डेवलप एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को कैसे डिजाइन करना है, या एल्गोरिदम क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एल्गोरिदम को डिफाइन करना। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम, जैसे हम कहते हैं कि ऑल गो इन रिदम, तो सारी चीजें किस में जा रही है, ऑल गो इन रिदम। तो सारे स्टेप्स हमारे पास एक रिदम में जा रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो इसको याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हो कि ऑल गो इन रिदम। तो एक रिदम में जा रहे हैं, तो वो क्या बन गई, एल्गोरिदम। ठीक है, तो होता क्या है एल्गोरिदम, एक्चुअली ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप process to solve a problem, to solve a specific problem। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा उसको आगे एक्सप्लेन करना। तो ये क्या हमारे पास एक ऑल गो इन रिदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो जैसे आपके पास एक मैथ का फॉर्मूला होता है, मैथ के फॉर्मूले के अंदर आप कोई भी वैल्यूज डालते हो, तो वो एक स्टेप के बाद, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद उसका रिजल्ट आपके पास आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है हमारे पास कि उसके जो स्टेप्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, कि उतने स्टेप्स के बाद आपका कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो एल्गोरिदम, जब वो आपका जो भी आपने फॉर्मूला लिया हुआ है वो आपका ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम ही है। एंड एल्गोरिदम क्या है हमारे पास, इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइनिंग द सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या होती है हमारे पास, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। एन एल्गोरिथम expressed in pseudocode, something resembling C language और Pascal। तो ये हमारे पास सूडो कोड, सूडो कोड वो कोड होता है जो हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखते। इसमें हम जनरल, जैसे हमारे पास कोई स्टेप है, हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए पहले हमने लिया पानी लिया, पानी को बॉईल किया, उसके बाद उसके अंदर चाय पत्ती चीनी डाली। तो ये सारे स्टेप्स हमारे पास होते हैं। तो इसमें हमने जो सूडो कोड है, एल्गोरिथम आप जो लिख रहे हो, उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। वो जस्ट आपको बता रही है कि ये वाले स्टेप्स आप यूज कर कर इसको आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास, अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स भी हो सकती है।
ठीक है। तो कितनी सारी एल्गोरिदम्स हो सकती हैं, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सी एल्गोरिदम हमारे पास, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम, क्योंकि हम ग्रीडी हैं तो हमें चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या ले, कॉस्ट भी कम ले और हमारी मेमोरी की स्पेस भी कम ले, तो रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक अच्छी एल्गोरिदम को चूज़ करना पड़ता है। फीचर्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अभी हमने ऊपर सबसे यही देखा है कि जब तक आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उसका रिजल्ट, उसका सोल्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है। तो अगर आपने कोई एफिशिएंट एल्गोरिदम को डिफाइन करना या डिजाइन करना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उस एल्गोरिदम को यूज करोगे। तो ये कहाँ से आउटपुट आ रही है हमारे पास? प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज से, क्योंकि प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमने कहाँ पर पढ़ी है? प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज के अंदर। यूज ऑफ प्रोसीजर फंक्शन टू एम्फेसाइज मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी क्या होता है? मॉडुलर। ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स आगे कर दिए। इसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, हमने अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एक पार्ट को आपने डिबगिंग करना, टेस्टिंग करना या उसको एग्जीक्यूट करना, वो क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गए, मॉड्यूलर बन गए। क्योंकि मॉड्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मॉडुलैरिटी। इसमें आपके वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं, जो भी आपने इसके अंदर यूज करना है, कांस्टेंट, फंक्शन वगैरह के नेम, वो हमारे पास क्या होंगे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली होंगे। चॉइस आप ऐसे रख सकते हो कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व करना है, जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो नंबर 1 लिख सकते हो, नंबर 2 लिख सकते हो। ऐसे आप अपने वेरिएबल्स का नाम, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर। अगर सपोज करो कि मैंने कोई प्रोग्राम करना है जिसमें मैंने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल की में क्या होती है, एक लेंथ होती है, क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, और एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप उसके अंदर वेरिएबल्स का नाम रख सकते हो। अगर आपने कोई इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली निकालना है, जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया हुआ तो PRT सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स का नाम रख सकते हो। तो ये चॉइस आपकी होती है। उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि ये प्रोग्राम, उसके अंदर आप बताते हो कि ये जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है ये किसके रिगार्डिंग है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो वो प्रोग्राम बहुत लेंथी है, तो मुझे कहाँ से पता, कैसे पता चलेगा कि वो प्रोग्राम किसके लिए बनाया हुआ है? तो या तो मुझे पूरे का पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर रहे हैं हम कि उसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं कि ये वाला प्रोग्राम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम मेरा एरिया निकालने के लिए, ये प्रोग्राम मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए है। तो इस तरीके से आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। क्राइटेरिया कौन कौन सा फॉलो करना पड़ेगा एक एल्गोरिदम के लिए? सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई इनपुट जिसके ऊपर आपने काम करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है देयर शुड बी 0 और मोर वैल्यूज। अब 0 क्यों लिखा हुआ है? अभी हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। कई बार कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जिसमें सिर्फ आपने क्या करना है, कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने सिर्फ हेलो प्रिंट करवाना है, तो इसमें आपको कोई इनपुट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने आउटपुट चाहिए, सिर्फ आपने प्रिंटिंग करवानी है। और अगर आपने कोई नंबर्स को एडिशन करवाना तो उतने नंबर देने पड़ेंगे, अगर आपने एरिया निकालना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज या इनपुट देनी पड़ेगी। और अगर आप एल्गोरिदम बना रहे हो तो नेचुरली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो, कोई इनपुट दे रहे हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट वन रिजल्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। इनपुट आपकी 0 हो सकती है, लेकिन आउटपुट आपकी कोई ना कोई जरूर होगी। तो अगर आपने हेलो भी प्रिंट करवाना है तो भी ये आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। उसके बाद डिफाइनेस। हर एक
हमारे पास जो स्टेप है वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि एक स्टेप पहले लिख दिया मैंने कि इनपुट लो, ठीक है, इनपुट ए और बी एंटर करवाओ, दोबारा से फिर लिख रही हूँ ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू मेरे पास 20। तो इनपुट अगर इस एक स्टेप में इनपुट ले रही हूँ तो दोबारा यहाँ पर भी तो इनपुट ही ले रही हूँ। ठीक है, तो दो स्टेप एक सेम नहीं होने चाहिए, हर एक स्टेप क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेप में के अंदर आप क्या करना चाहते हो। डेफिनेशन उसकी स्टेप की प्रॉपर सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद फाइनाइटनेस, अभी हमने देखा है कि उसके जो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट। हमें पता है कि इतने स्टेप्स लगाकर हमें आउटपुट मिल जानी चाहिए, तो वो लास्ट में हमें उतने स्टेप के बाद आपकी आउटपुट आ जानी चाहिए। Effectiveness, each step must be sufficiently basic that a person using only paper and pencil can in a principle carry it out. In addition, not only each step is definite, it must also be वो क्या होना चाहिए आपका feasible भी होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव बनेगी। अगर आप ऐसे ही लिखते रहोगे कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक एल्गोरिथम बनानी है। तो एल्गोरिथम लिखने के जो वेज हैं वो हर एक के अपने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके नहीं यही कॉपी करना है। तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लिया, इनपुट ली है ए और बी के अंदर। थर्ड में मैंने प्रोसेसिंग की है, सी इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी। और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों को ऐड कर रिजल्ट कहाँ पर आ गया, सी में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट सी। और फिफ्थ में मैंने क्या कर दिया, एंड। तो आप किसी भी तरीके से सिंपल इंग्लिश की ये सेंटेंस भी लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आपने कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंगली लिख लिया तो भी आपकी एल्गोरिथम ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक ही वे के अंदर लिखनी है, दोनों ही वे आपके करेक्ट माने जाएंगे। तो हर एक को, जैसे अब मैं लिख रही हूँ कि एक और एग्जांपल सिंपल सी, क्योंकि आपने सारी एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, वहां पर जब आप करोगे तो इसमें से कोई भी एक एग्जांपल आपको, लेकिन एग्जांपल वहां पर जरूर आपने लिखनी है, क्योंकि सी जो प्रोग्रामिंग है इसका अगर आप पेपर देते हो तो इसमें आपको कोई ना कोई एग्जांपल हर एक टॉपिक की लिखनी ही पड़ेगी। तो इसमें मैं एक और देती हूँ कि जैसे हमारे पास है एक बनाना है एल्गोरिदम, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट अभी हमने की थी, ऐड टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए हमारे पास है सबसे ये एल्गोरिदम है, इसका स्टेप वन है, स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू इनपुट, दो वैल्यूज ले ली ए और बी के अंदर। स्टेप थ्री प्रोसेसिंग की हमने, सी के अंदर दोनों को ऐड कर दिया। स्टेप फोर प्रिंट सी, सी को हमने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। स्टेप फाइव एंड। तो ये एक एल्गोरिथम बन के, दूसरी एल्गोरिथम हम बना रहे हैं, एल्गो किसके लिए है, फाइंड द गिवन नंबर is पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर हमने देना है और उसको हमने चेक करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो इसके लिए हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 क्योंकि हमें इनपुट एक ही नंबर करवाना है तो हमने लिख दिया इनपुट ए के अंदर हमने नंबर लिख लिया। स्टेप 3 अब हम चेक करवा रहे हैं इफ अगर वो ए जो है अगर वो क्या है ग्रेटर देन 0 है तो स्टेप 4 क्या करें, प्रिंट कर दे नंबर इज पॉजिटिव। वो नंबर कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है, तो अगर वो नंबर क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेप 5 एल्स नहीं तो स्टेप 6 प्रिंट कर दे कि नंबर क्या है, नंबर इज नेगेटिव। ये सारे हम आगे इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे। और इसको क्या कर दिया हमने एंड, तो ये हमारी एक क्या बन गई, एल्गोरिदम बन गई। तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे सेंटेंस भी लिख सकते हो तो भी वो आपकी एल्गोरिदम ही होगी। और अगर आप चाहते हो तो इन सारे स्टेप्स का एक ही स्टेप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा कि ये एल्गोरिदम जरूरी नहीं है कि आपने एक के अकॉर्डिंगली ही लिखनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर आप इसको लिख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है एल्गोरिदम की। अब हमारे प्रोग्राम में जो टेक्निक चल रही है, जो डिजाइन चल रहा है, वो क्या चल रहा है, टॉप डाउन डिजाइन चल रहा है। ठीक है, टॉप डाउन डिजाइन क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो भी हमने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये देखो ये कैलकुलेशन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगी। स्टेप 1 से इनपुट लोगे, फिर इफ की कंडीशन वो चेक करेगा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, टॉप से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है। तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी हमने ऐसी ही करनी है, प्रोग्राम भी हमने ऐसे ही बनाना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इसी तरीके से होगी, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटजी कौन सी यूज कर रहे हैं, टॉप टू डाउन। तो जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनमें जो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो टॉप टू डाउन होगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसको आगे चलाओगे। ठीक है, जो अभी हमने देखा था, तो इसमें हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोग्राम, उसको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे सब टास्क बना दिए और हर एक का अलग अलग सोल्यूशन मिल गया हमें। और अलग सोल्यूशन मिलकर हम जब उनको लास्ट में कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद इसकी कोई भी अभी आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी आपने चेक करनी है कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी एल्गोरिदम है जो मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये हम क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि एरे वगैरह क्या होता है, तो इसके लिए हमें एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक बिगो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, उसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक जो एल्गोरिदम है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना वो स्पेस लेती है, या कितनी हमारे पास मेमोरी यूज करती है, या कितने टाइम के अंदर वो परफॉर्म करती है। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर ऑफ नोटेशन है, जिसमें हम क्या लेते हैं, बिगो, ओमेगा और थीटा। ठीक है, तो इसको इजी वे में मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, बीको। ठीक है, ये बीको है। इसमें क्या होता है कि ये किसके लिए होगा, वर्स्ट केस के लिए।
ठीक है, जैसे मैंने कोई एक ये मेरे पास लिस्ट है नंबर्स की 5, 10, 12, 8, 7, ये मेरे पास 20। तो मैंने क्या करना है, इसमें 20 को फाइंड आउट करना है। तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये मेरे पास n नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि वो लास्ट में मिला है तो मुझे वो लिस्ट कहाँ पर, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे, 6 तक मुझे करने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया आपका वर्स्ट केस हो गया। तो अगर मेरे पास किसी नंबर को सर्च करना है, जैसे मैंने 25th को सर्च करना है, तो उसके लिए फिर से मुझे क्या करनी पड़ेगी, सारी लिस्ट वन बाय वन क्या करनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो गया आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, एन तक तो हमें लेने ही पड़ेंगे जितने हमारे पास एलिमेंट्स है। तो वो क्या हो गया, उसका वर्स्ट केस हो गया। अगर मेरे पास मैं देखूं कि बेस्ट केस, तो बेस्ट केस क्या है, जब मुझे जो सर्च करना एलिमेंट वो मुझे फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाता है, तो वो क्या हो गया इसका बेस्ट केस हो, जिसको हम कहते हैं ओमेगा। ये इसका होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मुझे वो एलिमेंट मेरी लिस्ट में सबसे पहले ही मिल गया, तो वो क्या हो गया उसका बेस्ट केस हो गया। अब थर्ड केस होता है डेट इज थीटा। थीटा क्या होता है एवरेज केस के लिए। अगर सपोज मुझे कोई भी जो एवरेज में आ रही है, जैसे ये 12 है, 12 को मैंने सर्च करना है, तो वो क्या हो गया मेरे पास एवरेज केस। ठीक है, तो ना तो ज्यादा बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल रहा, ना मुझे एंड तक जाने की जरूरत पड़ी है, तो बीच में अगर कोई मिडल में एलिमेंट मिल रहा है तो वो क्या हो गया थीटा एवरेज केस। उसके बाद आगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल पिक्चर, ग्राफिकल हमारे पास नोटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो ये क्या कर रही है, सिंपल यूज कर रहे हैं हमने, जैसे हमने वो बनाई है अपनी एल्गोरिदम, बस उसको आपने सिंबॉलिक वे के अंदर लिखने हैं, सिंबल के अंदर लिखने हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका फ्लो चार्ट। अभी हमने जो एग्जांपल ली है उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये हमारे पास है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो या आप ओवल भी यूज कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए स्टार्ट और स्टॉप के लिए बना है। उसके बाद है आपका ये डिसीजन मेकिंग, जब हमने इफ एल्स यूज किया हुआ, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ये हमारे पास है फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए लाइंस, ये कनेक्टर है। अगर आपकी एल्गोरिदम जो है, जहाँ आपका फ्लो चार्ट बहुत लेंथी है, एक पेज से आपने दूसरे पेज के ऊपर उसको कनेक्ट करना है, तो आप एंडिंग में लास्ट पेज में ये लगाओगे और उधर स्टार्टिंग में ये लगाओगे, तो ये एज अ कनेक्टर काम करते हैं कि ये जो एल्गोरिदम है ये आगे ऐसे कंटिन्यू चल रही है। ये हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए है, जब आपने कोई प्रोसेस वाला बनाना है, या कमेंट्स वगैरह के लिए है, ये प्रेपरेशन लूप्स वगैरह के लिए। और ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास सेपरेट कोई एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो इसमें से हमारे पास मेन देखो ये है, अभी हमने किया था जो प्रॉब्लम, हम उसी के अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट बनाते हैं जो हमने ये बनाई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल है, ये आप क्या करोगे स्टार्ट, ये फ्लो लाइन्स है आपकी। इनपुट, इनपुट के लिए ये थोड़ा सा ऐसे डायगोनल ये वाला बॉक्स लगेगा, इसमें हमने ली है इनपुट ए और बी। देखो जो एल्गोरिदम बनी थी उसी स्टेप्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं सब स्टेप्स को हम पिक्चर में ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारे पास सिंबल है उसमें भी है। उसके बाद सी इज इक्वल टू, ये किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास जो बॉक्स है डेट इज ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो C इज इक्वल टू A प्लस बी।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आया, प्रिंट सी। तो इनपुट एंड आउटपुट के लिए सेम है। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट सी और लास्ट में एंड एंड। ठीक है, तो ये स्टार्ट के लिए है, ये इनपुट के लिए है, ये। तो अभी भी आप देखो कि कौन सी अप्रोच यूज हो रही है, टॉप टू डाउन। ठीक है, कैसी जाएगी, वही टॉप टू डाउन। सिर्फ हमने एल्गोरिथम को किस में चेंज कर दिया, उनके जो सिंबल बने हुए थे उनके अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लो। ठीक है, अब हम दूसरी का बनाकर देख लेते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट, नेक्स्ट इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए हमारे पास ये इनपुट ए। उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन के लिए हमारे पास डायमंड बॉक्स है, ऐसे। इफ अगर तो a ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन या तो इसका क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है इसका फॉल्स पार्ट। अगर तो ये कंडीशन मतलब अगर हमारे पास गिवन नंबर जो है, जो आप नंबर एंटर करवा रहे हो, वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन। और वो क्या करे, यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ, तो वो प्रिंट कर दे, आउटपुट हमें दे दे, प्रिंट एफ, प्रिंट करवा दे नंबर इज, मैं छोटा सा लिख रही हूँ, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर तो ये ट्रू है, अगर आपने गिवन जो नंबर दिया हुआ है इनपुट, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव। अगर आप नंबर जो एंटर करवा रहे हो वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या करे, क्योंकि कंडीशन आपकी दो ही कंडीशन के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, या क्या हो सकती है आपकी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। अगर फॉल्स है तो वो क्या करे, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। और दोनों केसेस में बाद में क्या करना है हमने, एंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका फ्लो चार्ट बन गया। तो बहुत इजी है, अगर आपको ये सिंबल्स आते हैं, अगर आपने ये एल्गोरिदम लिखी हुई है, तो एल्गोरिदम के साथ आप एल्गोरिदम में सिर्फ आपने स्टेप्स लिखने हैं, और फ्लो चार्ट में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू सिंबल्स के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी एग्जांपल्स दी हुई है फ्लो चार्ट की। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे, ये फ्लो चार्ट आपका बनता जाएगा। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड यूनिट। इसमें हमने देखना है कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है आपकी, लैंग्वेज है मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
तो आपको हिंदी पंजाबी वगैरह सारी लैंग्वेज का पता है। तो ऐसे ही हमने अब किसके साथ कम्युनिकेट करना है, अब हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसकी हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको आप लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हो, मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हो। तो इसमें हमने देख लिया था कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। तो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे वो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या था हमारे पास, जब प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो तो उसके बाद हम क्या करते थे, उसकी एक एल्गोरिदम बनाते थे। एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर हमने वो स्टेप सारे सीक्वेंस में अरेंज कर दिए थे। फिर उसको हमने क्या किया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हमने उसका क्या बनाया था, फ्लो चार्ट। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास कि उसका हमने क्या बनाना है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो कोड होगा ये सूडो कोड नहीं होगा, ये हमारे पास कोड होगा जो प्रोग्रामिंग के रूल्स या सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको हमने मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक तो लो लेवल है जिसको आप मशीन लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हो। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी है, जो मशीन डिपेंडेंट होगी। इसमें क्या होगा, आपके पास बाइनरी लैंग्वेज, यू बाइनरी लैंग्वेज किसके ऊपर करती है, 0 1 के ऊपर। ये क्या है, आपके बिट। ठीक है, तो बिट्स के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, और ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एक बाइनरी है। दूसरी हमारे पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। ये जो बाइनरी है ये प्योर किसके अंदर है, 0 1 के फॉर्म के अंदर है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें हमने मैनिमोनिक्स यूज करने शुरू कर दिए थे। मैनिमोनिक्स मतलब कुछ सिंबल्स या कुछ हमने कमांड्स देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि प्योर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों प्रॉब्लम आ रही थी ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, क्योंकि सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हो वो सारी हमें किस में लिखनी पड़ रही थी, 0 और 1 के अंदर। तो इसमें डिबगिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है। ये वही काम कर सकता था जो इसमें एक्सपर्ट है। उसके लिए हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज शुरू कर दिए। तो उनको आप क्या कहते थे, मैनिमोनिक। जैसे मैंने ऐड की कमांड दे दी, कॉपी की कमांड दे दी, सबट्रैक्ट की कमांड दे दी, मल्टीप्लाई की कमांड दे दी। ऐसे ही हमारे पास ये ये क्या है, मैनिमोनिक्स यूज करने लगे। लेकिन हमारे लिए तो इजी हो गया, कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, टफ हो गया। क्योंकि उसको तो अभी भी क्या आ रही है, बाइनरी लैंग्वेज। वो तो क्या करेगा, रीड राइट करेगा, वो 0 1 ही रीड राइट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या लगा था, हमने एक ट्रांसलेटर लगा दिया था। वो ट्रांसलेटर क्या है, असेंबलर। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए, असेंबलर। उसने क्या करना है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसको आप सोर्स कोड कहते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड, जो हमारे पास क्या है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये दोनों ही लैंग्वेज, चाहे वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज है, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है, ये कौन सी है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये बेटर एफिशिएंसी देती है, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट है। जो मशीन जिस मशीन के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली इसकी इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोवाइड की होती है। उसके बाद आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्योर किस फॉर्म में थी, इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी ये 100% हम किस में देने लग गए, इंग्लिश के अंदर देने लग गए। तो लेकिन फिर से बात वही है, क्योंकि ये जो हमने अब प्रोग्राम लिख रहे हैं ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, कंप्यूटर इसको नहीं रीड कर पाएगा। इसके लिए फिर से हमें क्या लगाने पड़े, इसके लिए फिर से हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेटर। ठीक है, हमारे पास दो ट्रांसलेटर्स है हाई लेवल के लिए। एक तो क्या है, इंटरप्रेटर,
ठीक है। और दूसरा क्या है, कंपाइलर। ये जो सी लैंग्वेज है ये कंपाइलर बेस्ड है, इसने इसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेटर जो लगा होता है वो कंपाइलर लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं उसको, ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी के अकॉर्डिंगली जो आपका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा उसको वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। ये हिस्ट्री बताई हुई है सी की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। AT&T बेल लैब के अंदर यूएसए में 1974 में इसको बनाया किसने था, डेनिस रीची ने। ये हमारे पास पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लेना, इसमें यही है कि सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज बनी थी जनरल पर्पस, वो क्या बनी थी, BCPL। इसको बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इससे पहले कोई भी जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं थी। जो हमारे पास बेसिक थी, बेसिक लैंग्वेज थी इससे पहले, वो हमारे पास थी बेसिक ग्राफिक्स के लिए। उसके बाद आ गई आपकी कोबोल, ये आपकी बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपके पास यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह थे वो हम यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद आ गई थी फोर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसके अंदर ये सारा काम इकट्ठा कर पाए। तो हमारे पास क्या आई थी, BCPL लैंग्वेज, जनरल पर्पस लैंग्वेज आई थी। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को रिवाइज कर कर इसका जो सेकंड था ये सी, तो उसने क्या बना दी, सी लैंग्वेज बना दी। जो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। अब इसके अंदर आप सारा कुछ कर सकते थे, चाहे आप ग्राफिक करो, चाहे बिजनेस के फॉर्मूलाज लगाओ, चाहे साइंटिफिक फॉर्मूलाज लगाओ, तो हर एक के अकॉर्डिंगली। और इस यही एक लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप लो लेवल के ऊपर जाकर भी काम कर सकते हो। इसमें आप 01 के ऊपर के भी हमारे पास काम हो सकता है और इंग्लिश के अंदर भी काम कर सकते हो। इसके फीचर्स हैं, इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये एलिमेंट्स असेंबली लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी को भी कंबाइन कर रही है। ठीक है, और ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर वाइल डू वाइल ये सारे लूप्स वगैरह हैं। स्ट्रक्चर इसका मेन जो है वो, ये किसके अकॉर्डिंगली काम करती है, इसका एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। तो ये भी स्ट्रक्चर मैं अलग से आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है इसमें वो है फर्स्ट जो है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकंड है जिसको आप
लिंक सेक्शन कह सकते हो। थर्ड है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। फोर्थ है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन में हमारे पास है सबसे पहले डिक्लेरेशन और फिर क्या है पार्ट और फिर क्या है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। उसके बाद आ गया आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये आपका ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है कि आपने अगर प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल लिए है तो भी यूज करोगे, ये आपका कंपल्सरी है। और ये भी आपका ऑप्शनल है अगर आपने प्रोग्राम यूज किए होंगे तो। उसके बाद हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए होता है? वो यूजर के यूज के लिए होता है। यूजर उसको यूज करता है, कंपाइलर उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। क्योंकि ये सिर्फ आपको बताता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए है। या आपने कुछ उसमें जैसे कोई थर्ड पर्सन आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है तो उसको पता लग जाए कि कौन से वेरिएबल आपने क्यों लिए हुए हैं। तो इस सेक्शन में आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो कि ये प्रोग्राम मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। इसमें मेन हम यूज करते हैं कमेंट्स। उसको क्या कहते हैं? कमेंट्स। तो कमेंट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल लाइन के कमेंट्स आप स्टार्ट करोगे जब मैंने डबल स्लैश लगाई हुई है। डबल स्लैश के बाद मैं लिख रही हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। कुछ भी आप अपने प्रोग्राम के बारे में जो भी लिख रहे हो या किसके बारे में है, ये प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, उसकी डिटेलिंग लिख रहे हो, तो ये एक सिंगल लाइन के लिए है। तो मतलब इस स्लैश के बाद आप जो भी लिखोगे वो कंपाइलर उसको क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन जब आपका प्रोग्राम ओपन कर आप उसको देखोगे तो वो यूजर उसको रीड कर पाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम ये सारी चीजें, ये कमेंट क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे। उसके बाद आ गया मल्टी लाइन। मल्टी लाइन जब हमारे पास, अगर आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपने एक से ज्यादा लाइन के अंदर लिखनी है तो उसके लिए सबसे पहले स्लैश फिर स्टार। ठीक है, फिर आप कुछ भी जितनी भी लाइंस लिखना चाहते हो वो सारी लिख सकते हो। तो लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्टार और ये स्लैश। तो ये क्या बन गया? मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये फर्स्ट है, ये आपने यूज करना तो यूज कर सकते हो, अगर नहीं करना तो नहीं। तो ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है। सेकंड जो सेक्शन है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का, दैट इज लिंक सेक्शन। ये कंपल्सरी है। इसको हम प्री प्रोसेसर सेक्शन भी बोल सकते हैं।
प्री प्रोसेसर क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर के पास जाने से पहले ये सेक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर जो भी हम फाइल्स वगैरह लगाते हैं उनकी पहले लिंकिंग होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स। जो भी हमारे पास फंक्शन के अंदर आपने प्री डिफाइंड जो फंक्शन यूज़ करने हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उनका फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसकी पहले सेक्शन की आपकी क्या होगी, जो भी हेडर फाइल होगी उनकी पहले लिंकिंग होगी। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड, फिर ये एंगल ब्रैकेट। सबसे पहली जो कंपल्सरी है दैट इज stdio.h। तो एंगल ब्रैकेट बंद। ये क्या है, हमारा लिंक का सिंबल है। इंक्लूड कीवर्ड है, एंगल ब्रैकेट है, stdio क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। h क्या है, एक्सटेंशन है इस फाइल की, दैट इज हेडर फाइल। और ये लास्ट में फिर से एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो लिंक का सिंबल है आपका जो लिंकिंग करवाएगा। कीवर्ड अभी हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड करना है, हेडर फाइल्स को। इनको हेडर फाइल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के हेड सेक्शन के अंदर आप इसको रखते हो, इसलिए इनको हेडर फाइल्स कहते हैं। और ये जो मेन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट के फंक्शन को, उनका जो फॉर्मेट है वो इस हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इसीलिए उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिंकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपने वो प्रोग्राम, वो फंक्शन आपने यूज करने हैं प्रोग्राम के अंदर। कौन से फंक्शन है, एक तो हमारे पास है printf, जो मेनली, इसके अलावा भी है लेकिन मेनली हम ये यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज करते हो, आउटपुट के लिए। दूसरा है scanf, ये किसके लिए यूज करते हैं, इनपुट के। ये दो जो मेन आप प्रोग्राम के अंदर यूज करते हो, तो इनको इंक्लूड करवाने के लिए हमें ये stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। सेकंड हमारे पास जो मेन लिंक सेक्शन के अंदर आप करवाते हो दैट इज हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, बाकी सारे पता ही है आपको। कोनियो का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शंस आप यूज करते हो दैट इज गेट कैरेक्टर, जिसको गेट बोलते हैं, और गेट, ये जो मेन है ये हम ये दो यूज करते हैं आउटपुट के लिए। इससे क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कि अगर आप ये फंक्शन नहीं लगाते तो आपकी आउटपुट तो आ जाती है लेकिन वो आपको डिस्प्ले नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो साथ में ही चले जाती है। लेकिन अगर आपने अपनी आउटपुट को तब तक आपने वहां पर डिस्प्ले कराना है जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते कीबोर्ड से, तब तक आपकी जो आउटपुट है वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले रहेगी। तो वो सारा काम कहाँ पर होता है, इन दो फंक्शंस के अंदर। तो ये फंक्शन हमें कहाँ पर मिलेंगे, console.h इस हेडर फाइल के अंदर। इसलिए हमें इसको अपने लिंक सेक्शन के अंदर इसको इंक्लूड करवाना कंपलसरी होता है। उसके बाद आ गया ये दो सेक्शन हमने कर लिए, डॉक्यूमेंटेशन जो कमेंट के लिए, लिंक के लिए। उसके बाद क्या आ गया, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन अभी हम को थोड़ा सा छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें
पहले आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का स्कोप होता है, एक उनका स्कोप होता है लोकल, दूसरा क्या होता है ग्लोबल। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि लोकल का मतलब क्या है। जैसे ये मेरे पास एक, इसको मैं क्या कहती हूँ, ये एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल ले रही हूँ तो ये वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसका स्कोप कितना है, सिर्फ इतना ही है। और अगर मैं फिर से दोबारा सेम वेरिएबल एक और ब्लॉक में ले रही हूँ तो इसके लिए भी मेमोरी में मुझे स्पेस अलग से मिलेगी और इसके लिए भी मेमोरी में अलग से स्पेस मिलेगी, जबकि मैं दोनों के लिए एक ही स्पेस यूज कर सकती हूँ अगर मैं उसको क्या करूँगी, ग्लोबल डिक्लेयर कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रही हूँ और उसके बाद उनको मैं जितने मर्जी ब्लॉक के अंदर यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक ही मेमोरी, मेमोरी उनको क्या मिलेगी, मेमोरी स्पेस उनको एक टाइम पर ही मिलेगी, मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। इनका स्कोप क्या हो गया, पूरे के पूरे मेन फंक्शन के अंदर ये चाहे जितने मर्जी ब्लॉक के अंदर इनको मैं यूज करूं तो मेमोरी एक ही बार यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल। अभी आपको ये बेशक समझ नहीं आएगी क्योंकि जब हम वेरिएबल्स करेंगे उसके साथ इस टॉपिक को दोबारा से फिर से करेंगे। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करवाना है तो आपने इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर उसको डिक्लेयर करवाओ मेन फंक्शन से पहले। उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ दैट इज मेन फंक्शन। तो अब हमारे पास है मेन फंक्शन। ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन को। ये जो गोल ब्रैकेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फंक्शन के। ठीक है, तो फंक्शन का पूरा टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो सी लैंग्वेज है ये हमारे पास फंक्शंस, क्योंकि इसमें हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब टास्क के अंदर डालते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। उन्हीं को आप क्या कहते हो, मॉड्युलैरिटी कहते हो, मॉड्यूलर कहते हो। ठीक है, तो अगर हमने इसके अंदर काम करना है तो ये क्या बन जाएंगे, आपके फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन, क्योंकि आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ योर सी प्रोग्राम, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग यही से होती है। स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर सी प्रोग्राम वो कहाँ से होती है, इस मेन फंक्शन से। वो फंक्शन होता क्या है, इट इज a set of statements that perform a particular or specific task. It always function की definition लिख रही हूं मैं। Function is a set of statements that perform a specific task. It always return a value. हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, इसको हमने, इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नो रिटर्न टाइप। तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, या तो हम करते हैं void main। void main का मतलब, void का मतलब क्या है, नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न डाटा टाइप। ठीक है, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एम्प्टी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मेन
इसके आगे कुछ नहीं डालते और लास्ट में प्रोग्राम के बाद हमें क्या लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0। या तो आप मेन के साथ क्या लिख दो, void, तो आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर void नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, ये रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा फंक्शन क्या करवाएगा, रिटर्न अ वैल्यू। और मेन को हमने वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए नहीं, हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था मेन फंक्शन। मेन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटेबल। ये हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम इस सभी को करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। उसके बाद इंक्लूड stdio डॉट एच, और सेकंड इंक्लूड conio डॉट एच void main। ये करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने क्या करना है, सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करना है। पहले मैं सिर्फ प्रिंट एफ ही करती हूँ, प्रिंट एफ हेलो और ये कैच, और इसको बंद कर दिया मेन को। अब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। तो या तो आपके पास F2 है टर्बो सी के अंदर, जिसके अंदर सेव करोगे। ठीक है, या कंट्रोल उसके ऊपर हमारे पास फाइल के अंदर फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम सेव करेंगे। जैसे मेरे पास ये, मैं इसका नाम रख रही हूँ फर्स्ट, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट सी। उसके बाद इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास प्रोग्राम क्या है, हाई लेवल के अंदर है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, लो लेवल के अंदर, बाइनरी लेवल के अंदर। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास है ऑल्ट प्लस F9, जो आपके पास टर्बो सी जो अभी हम करेंगे उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ से आपने इसको कंपाइल करना है। उसके बाद कंपाइल कर कर अगर आपके पास कोई एरर आ रहे हैं, सिंटैक्स एरर, तो वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, रन करना है। रन करने के लिए है कंट्रोल कंट्रोल प्लस F9। तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इसके बाद रन करके बाद आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो, जो आपने यहाँ पर प्रिंट एफ किसके लिए था, आउटपुट का फंक्शन है, वो आपके पास आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ये क्या है आपका, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। ये आपका क्या है, लिंक सेक्शन है। ये आपका मेन प्रोग्राम है। ये जो कर्ली ब्रेस है ये किसके लिए है, स्टार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम।
ये आपकी आउटपुट फंक्शन है printf, और ये आपका कंसोल का फंक्शन है, और यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, एंड ऑफ मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाते हैं जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो इसका हमने पहले इसकी एल्गोरिथम भी बना ली है। इसका हमने क्या बना लिया, फ्लो चार्ट भी बना लिया। ये दोनों स्टेप्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से इंक्लूड उसके बाद इंक्लूड conio.h void main। अब मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन वेरिएबल ले रही हूँ, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू मैंने ले ली 10, इंट b 20, इंट c a प्लस b, और printf sum of two numbers is equal to परसेंटेज d, और वैल्यू कहाँ से लेनी है, c से, और कैच, और ये मेरा मेन प्रोग्राम बन गया। इसके बाद इसको सेव करवाओगे, कंपाइल करवाओगे, कंपाइल करवाकर उसके बाद इसकी आउटपुट आएगी। तो इसकी आउटपुट आएगी सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30। तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ वही था। अब इसमें आपका ये जो पार्ट है, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये क्या है आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, अब ये क्या है, इंट क्या है, ए क्या है, वेरिएबल्स वगैरह ये कैसे डिफाइन करनी है, ये हम आगे करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और क्या। ये देखते हैं हम, ये सारा हो गया, सेव कर लिया प्रोग्राम के, कंपाइल कर लिया। तो कंपाइल में जो हमारा सोर्स कोड था, हाई लेवल प्रोग्राम था, वो कहाँ पर जाएगा, कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड के अंदर होगा। तो जो भी आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी वो आपकी इस ऑब्जेक्ट कोड से होगी, ना कि इस सोर्स कोड से, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये आपका बाइनरी में होगा, बाइनरी लैंग्वेज में उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जब जो एरर्स आएंगे सिंटेक्स और सिमेंटिक, ये कब आएंगे, जब आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है। जब कंपाइल करते हो तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी सिंटेक्स और सिमेंटिक्स एरर्स आते हैं रूल्स वगैरह के, वो आ जाएंगे।
तो लिंकिंग हो रही है, प्री कंपाइलर को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद उसकी रनिंग होगी, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल से होगी। उसके बाद आपके लॉजिकल और रन टाइम एरर आएंगे। ठीक है, अगर कोई सिंटेक्स में एरर है वो कंपाइल टाइम आ जाएगा। अगर कोई लॉजिकल, जैसे आपने कोई डिवाइड बाय जीरो किया है, तो वो सारा कुछ एरर्स कहाँ पर आएंगे, आपके रन टाइम आएंगे। सबसे पहले आप सी का प्रोग्राम राइट करोगे, उसको कंपाइल करोगे। अगर कोई आ रही है सिंटेक्स एरर वगैरह तो वो आप करोगे रिमूव, उसको फिर सेव करोगे, फिर दोबारा से रिकम्पाइल करोगे। कब तक? जब तक वो आपका सक्सेस नहीं हो जाता। उसके बाद लिंक, प्रोग्राम की लिंकिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगी, और लास्ट में आप उसके रिजल्ट को टेस्ट करोगे और वेरीफाई करोगे। ये था आपका सेकंड चैप्टर, कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में हमने वेरिएबल एंड कांस्टेंट देखने हैं, क्या क्या होते हैं। तो इसको देखने से पहले हमारे पास है ये कैरेक्टर सेट। ठीक है, कि हमारे पास कैरेक्टर सेट कौन सा है। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट है हमारे पास, जैसे आपके पास हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उन सभी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, ABC है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज है, ऊड़ा एड़ा है, आपके पास क ख ग है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, ये सारी आपकी उसमें सिंबल्स हैं जो आप यूज कर कर अपने वर्ड्स वगैरह बनाते हो, आगे अपने सेंटेंसेस बनाते हो। यहाँ पर भी हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका हमारे पास एक कैरेक्टर सेट होता है। तो सी का बेसिक कैरेक्टर सेट, इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो? अल्फाबेट्स A to Z, अपर केस वाले और लोअर केस वाले। उसके बाद आप न्यूमेरिक नंबर्स यूज कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक। और स्पेशल करेक्टर जो भी आपके कीबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, ये सारे स्पेशल करेक्टर, सेमी कॉलन, कॉलन, ये एंगल ब्रैकेट्स हमने यूज किया, @ ये सारे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे आइडेंटिफाइज। आइडेंटिफाइज क्या होते हैं? नेम। जैसे हम नेम रखते हैं तभी नेम के थ्रू हम बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल्स लेते हो, वेरिएबल्स अभी हम डिफाइन करेंगे, जो आप कांस्टेंट लेते हो, जो आप फंक्शंस रखते हो, अपने फंक्शन हमने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और भी डाटा टाइप्स हैं हमारे पास, एरे है, स्ट्रक्चर्स हैं आप बनाते हो। ठीक है, तो उन सबको आपने क्या देना है? कोई ना कोई नेम देना है। वो जो नाम देते हो उनको आप क्या कहते हो? उसके आइडेंटिफायर्स कहते हो। तो उन नाम देने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले वो किससे बना हो होना चाहिए? वो लेटर्स एंड डिजिट से बना होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अकेला डिजिट दे दूंगी। ठीक है, डिजिट नहीं दे सकते अकेले। आप क्या दे सकते हो? लेटर, जैसे मैंने S9 दे दिया, तो ये क्या हैगा? ये आप उसका आइडेंटिफायर। ठीक है, इसको, इसमें एरर नहीं आएगी। तो फर्स्ट करेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, या तो आप क्या लिखते हो? जैसे मैंने स्टूडेंट 1 लिखना है, STD1 लिख रहे हो, तो ये करेक्ट है। अगर मैं 1 STD लिख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। जहाँ क्या होना चाहिए? मैं _ STD लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या हो सकता है? आपका राइट हो सकता है। जहाँ अंडरस्कोर आ सकता है, जहाँ आपका फर्स्ट क्या आएगा? अल्फाबेट आएगा। कभी भी न्यूमेरिक कैरेक्टर फर्स्ट नहीं हो सकता आपका लेटर। उसके बाद इसमें आप अपर केस और लोअर केस दोनों लिख सकते हो, लेकिन सेम टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट केस इज नॉट इक्विवेलेंट। तो वो सेम टेक्स्ट आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने वेरिएबल किसी को नाम
जैसे हमने किसी स्ट्रक्चर या एरे वेरिएबल को मैंने पहले नाम दे दिया है ABC, ठीक है। बाद में मैं लिख रही हूँ, उसको मैं कॉल कर रही हूँ ABC के साथ, ठीक है। मैंने किसी को नाम अपर केस में दिया है, बाद में मैं उसको कॉल कर रही हूँ लोअर केस में, तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफायर्स माने जाएंगे। तो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद है, इसके अंदर आप सिर्फ स्पेशल करेक्टर जो है वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखना है रोल नंबर, तो रोल नंबर मेरे पास क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं रोल नंबर ऐसे लिखती हूँ तो वो ज़्यादा क्लियरली माना जाता है कि हाँ रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में अगर मैं डॉट डाल देती हूँ तो ये रॉन्ग माना जाएगा। रोल नंबर कहीं पर भी आपने कोई स्पेस यूज करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर फॉर स्पेस के लिए, ठीक है। ये क्या है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का सिंबल यूज करोगे फॉर स्पेस के लिए, ठीक है। कोई भी डॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, ये कुछ आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो एज स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होंगे जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इनको आप कह सकते हो प्री डिफाइंड, जिनको पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड, जिनका कोई ना कोई पहले से ही उनको कुछ ना कुछ उनको फंक्शन दिया गया है कि वहीं पर आप इनको यूज कर सकते हैं और कहीं पर एज आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये कैर है, इंट है, प्रिंट एफ है, लॉन्ग, यूनियन, ठीक है। अभी हमने किया था इंक्लूड वगैरह, वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाते हैं आपको खुद ही पता चलता रहता है। उसके बाद आगे इसकी डाटा टाइप एंड स्टोरेज। डाटा टाइप क्या होती है कि किस तरीके की वैल्यू मैंने स्टोर करवानी है, कैसी स्टोर करवानी है। मैंने दो नंबर को ऐड करवाना है, सपोज अभी हमने प्रोग्राम बनाया था कि हमने दो नंबर को ऐड करवाना है ए और बी के अंदर। ए के अंदर सपोज मैं 5 नंबर रख रही हूँ और बी के अंदर मैं 10 रख रही हूँ, तो इनकी डाटा टाइप मुझे पहले से पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैं क्या चीज स्टोर करवा रही हूँ, क्योंकि डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली ही हमें क्या मिलेंगी, मेमोरी में स्पेस भी मिलेगी। कि उसको कितनी मेमोरी की स्पेस दी जाए ये कहाँ से पता चलेगी, उसकी टाइप और मेमोरी की स्पेस, ठीक है। कि इस वेरिएबल के अंदर आपने कौन सी टाइप रखनी है, कैसा डाटा आपने रखना। सपोज मैंने यहाँ पर ये नहीं रखना, मैंने 5.75, ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शनल वाले नंबर रख रही हूँ, या इसमें मैंने सिंपल नंबर रखनी है, या इसके अंदर मैंने कोई जैसे कोई करेक्टर वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवानी है वो कहाँ से पता चलेगा, उसकी डाटा टाइप से, प्लस उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, ठीक है। जहां पर आपने ये वैल्यू स्टोर करवानी है वो मेमोरी कितनी होगी ये भी कहाँ से पता चलेगी, उसकी डाटा टाइप से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या मिल रही है, डाटा टाइप दो चीजें पा रहे हैं, एक तो परमिसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इट कैन बी स्टोर, कौन सी वैल्यू और कितनी उसकी रेंज है जो हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, एंड सेकंड क्या है, उसकी कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है और एक डाटा टाइप की। ये दोनों चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी, उसकी डाटा टाइप से पता चलेगी। तो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है, सबसे पहले आपके पास इंटीजर है जिसको इंट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी होती है जो बिना डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। तो बिना डेसिमल नंबर है, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मेमोरी में इसको स्पेस मिलती है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब एक 1 बाइट कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, और 2 बाइट्स कितने हो गए, 8 × 8 इज इक्वल टू 16 बिट्स।
8 + 8 तो ये क्या हो गया 16 बिट्स, ये क्या हो गए 2 बाइट्स। ठीक है, और इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखवा सकते हैं। ये इसकी रेंज है -32,768 से लेकर 32,767 तक। अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है और उसके अंदर वैल्यू मैं स्टोर करवा रही हूँ, जैसे a इज इक्वल टू करवा रही हूँ 32767, तो ये वैल्यू करेक्ट है, इतनी वैल्यू वो वहां पर स्टोर करवाएगा अगर इसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर है। लेकिन अगर इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इसके अंदर मैंने 37268 वैल्यू, तो ये रॉन्ग हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ही है, इससे ज्यादा मैं वैल्यूज इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकती। और नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक जा रही है -32,768 से लेकर। ऐसे ही हमारे पास करेक्टर है, करेक्टर डाटा टाइप ये कितनी ले रहा है 1 बाइट, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट्स, जिसमें हम ये डेसिमल वाली वैल्यूज रख सकते हैं। डबल है 8 बाइट्स के लिए, ये भी अगर हमारे पास प्रिसीशन वैल्यू है जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू है वो ज़्यादा है तो हम डबल को यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास पूरा बताया हुआ है। सबसे पहले आपके पास है डाटा टाइप के क्वालिफायर्स हैं। तो क्वालिफायर्स क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीजर है। जैसे हमारे पास शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट लेस स्पेस यूज कर रही है इंटीजर से। ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास लॉन्ग इंट, उसके लिए इंटीजर से ज़्यादा होती है हमारे पास। इंटीजर और शॉर्ट इंट ये दोनों क्या लेते हैं 2 बाइट्स लेते हैं, और लॉन्ग इंट कितने लेते हैं हमारे पास 4 बाइट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास साइंड है, साइंड और अनसाइंड इंटीजर है। साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है, जो साइंड इंटीजर है, साइंड का मतलब क्या है, ये दोनों होंगे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो हमारे पास अनसाइंड है ये हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे, ये नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मेमोरी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से पॉजिटिव वैल्यू तक ही होगी। तो उसके लिए अनसाइंड है, और जो साइंड है वो क्या हो सकते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सपोज अगर मेरे पास ये 5 है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अगर मैं -5 लिख रही हूँ तो ये क्या बन गया, कौन सी वैल्यू बन गई, ये नेगेटिव। ठीक है, तो फिर से वही बताएगा, शॉर्ट इंट और इंट के लिए कितनी है 2 बाइट्स, और इसकी रेंज क्या है ये लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट कहाँ यूज कर रहे हो, जहाँ जैसे मैंने एज देनी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी एज मैक्सिमम कितनी रख सकती हूँ, मैं 100 तक रख सकती हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, शॉर्ट इंट यूज करूंगी। लॉन्ग इंट 4, और इसकी रेंज देख लो, ये 2147483648 से लेकर 47 तक है। उसके बाद आ गया साइंड इंट। साइंड इंट मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकते हैं। अनसाइंड 0 से लेकर 655, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होंगे इसलिए कहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से। साइंड करेक्टर माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अनसाइंड हमेशा क्या होगा 0 से लेकर पॉजिटिव 255 तक। उसके बाद आ गया वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेरिएबल होता क्या है, इसके लिए हम एक अलग से शीट लगाते हैं। वेरिएबल क्या है, इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, जहाँ इसको याद कर सकते हैं, और वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर that holds
a value that can be vary during execution time। अब ये क्या है, जैसे हमने वैल्यू को स्टोर करवाना, कोई भी चीज स्टोर करवाने के लिए हमें कोई ना कोई होल्डर चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए, कोई कंटेनर चाहिए। ठीक है, प्लेस होल्डर भी लिख सकते हो इसको आप, कंटेनर भी लिख सकते हो, और नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन भी लिख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट इसकी है, प्लेस होल्डर की चाहे आप कंटेनर भी लिख लो तो भी ये ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आप स्टोर क्या करवाते हो कि ऐसी वैल्यू जो क्या करती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब जो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम के। तो कैसे चेंज होगी हमारे पास, सबसे पहले तो वेरिएबल के लिए एक तो क्या होगी, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। वेरिएबल के साथ हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका सिंटेक्स है, क्योंकि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तीन काम करने पड़ेंगे। एक आप डिफाइन करोगे, एक आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, और थर्ड आप इसको इनिशियलाइज करोगे। ये तीन काम आपने करने हैं वेरिएबल को। सपोज मैंने क्या किया, ये ए दे दिया, ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो ए है ये क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। ठीक है, कि ए को मैं एस आइडेंटिफायर, ए क्या है, आइडेंटिफायर है, किसका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का। लेकिन ये क्या हो गया, डिफाइन। लेकिन इसको मैं सिंपल ऐसे नहीं यूज कर सकती, इसको मुझे क्या करवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। डिक्लेयर करवाने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, इसकी डाटा टाइप। ठीक है, तभी मैं इसको क्या करवा सकती हूँ, डिक्लेयर करवा सकती हूँ। डिक्लेयर करवाना मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर मैंने किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करवाना है, इसकी डाटा टाइप कौन सी होनी चाहिए। तो अभी हमने डाटा टाइप देखी है, तो अगर मैंने इसके अंदर बिना डेसिमल करवानी है तो मैं क्या करती हूँ, इंट ए लिख देती हूँ। ठीक है, तो बिना डेसिमल करवानी है तो क्या हो जाएगी, इंट ए। अगर मैंने डेसिमल वाली करवानी है तो क्या हो जाएगी, फ्लोट ए। ठीक है, और अगर मैंने इसके अंदर करेक्टर डाटा टाइप वाली वैल्यू करवानी है तो ये क्या हो जाएगा, कैर ए। तो जो भी आपकी डाटा टाइप होगी, जो भी आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या लिखोगे, यहाँ पर उसकी डाटा टाइप लिखोगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब आपने इसको डिक्लेयर करवा दिया तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इंट ए। ठीक है, इंट ए करवा दिया तो मुझे मेमोरी में क्या मिल गई, एक स्पेस मिल गई। कितनी स्पेस मिलेगी, अभी हमने डाटा टाइप में पढ़िया कि अगर आपके पास इंट है तो इंट के लिए आपको स्पेस कितनी मिलती है, 2 बाइट्स। तो ये स्पेस आपको कितनी मिल गई, 2 बाइट स्पेस मिल गई। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लोट ए, तो फ्लोट ए के लिए कितनी मिलेगी मुझे ये स्पेस, फ्लोट ए के लिए मुझे ये स्पेस मिलेगी 4 बाइट्स। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कैर ए, तो कैर ए के लिए मुझे कितनी मिलेगी, 1 बाइट। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या होगा, क्योंकि हमने सभी का नाम ए ही लिखा है, तो ये एक मेमोरी लोकेशन है। कितनी मेमोरी लोकेशन मिली, इन द केस इंटीजर वैल्यू है तो मुझे 2 बाइट्स मिली, और इस मेमोरी लोकेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, ए। तो ये ए क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर इसकी डाटा टाइप कितनी है, फ्लोट है, तो इसके लिए मुझे कितनी बाइट्स मिली, 4 बाइट्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ पर करेक्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो ये मेमोरी लोकेशन है, और इसका क्या मिलेगा, मुझे कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा, वो अभी हम बाद में करेंगे। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन। डिक्लेयर किया मैंने अपने वेरिएबल को उसके डाटा टाइप के साथ। थर्ड रह गया हमारे पास इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू
दे रही हूँ मैं अपने वेरिएबल के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया ए, पहले ऊपर लिख दिया, इसको डिक्लेयर करवाया। अब ए के अंदर मैंने क्या दिया, 10 वैल्यू दे दी सपोज। जब मैंने उसको डिक्लेयर करवाया तो मुझे मेमोरी में क्या मिल गई, एक 2 बाइट्स की स्पेस मिल गई। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ए, और इसके अंदर वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवा दी, 10 स्टोर करवा दी। ठीक है, और इसको क्या मिल गया, कोई ना कोई यहाँ पर एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों काम, ये क्या हो गया, उसको डिक्लेयर करवाना, और ये क्या हो गया, उसको इनिशियलाइज करवाना। इनिशियल वैल्यू उसको मैंने दे दी। ठीक है, ये दोनों काम एक एक बार भी कर सकती हो। अगर मैं लिखती हूँ इन, ठीक है, तो ये चाहे इनको 2 स्टेटमेंट्स में लिख लूं, चाहे मैं एक को लिख लूं, तो ये भी क्या है, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दोनों चीजें क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो दोनों को इकट्ठा भी लिख सकती हूँ एक ही में, और दोनों को मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों आप जैसे मर्जी इसको लिख लो। तो ये क्या था हमारे पास, वेरिएबल। अब वेरिएबल जो आप लेते हो, ये नाम लेते हो ना, ये एक आइडेंटिफायर है। जो हमने आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे वहां पर, वही रूल्स इसके हैं। ठीक है, तो वही ये स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, एक लेटर से। सपोज मैं अगर कोई बड़ा ले लेती हूँ, मैंने क्या लिया, इंट रोल नंबर, तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें ये स्पेस नहीं दे सकती। स्पेस के लिए मुझे अंडरस्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, इंट 1 std फर्स्ट स्टूडेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है पहले। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या होना चाहिए, लेटर। तो अगर मैं इस std1 लिख रही हूँ तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है, लेटर है, अल्फाबेट है। फर्स्ट लेटर क्या है मेरे पास, अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई स्पेस नहीं दे सकती, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकती, ओनली क्या यूज कर सकती हूँ, अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले देखे हैं आइडेंटिफायर के थ्रू, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में सेम डाटा टाइप के वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो उनको आप ऐसे कोमा ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और तीनों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इट मीन्स तीनों को कितने कितने बाइट्स मिले हुए हैं, 2 बाइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, वेरिएबल्स। तो जैसे आप लोगे डाटा टाइप, उसी के अकॉर्डिंगली इनको क्या मिलेगी, मेमोरी में स्पेस मिलेगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाओ। ठीक है, करेक्टर के लिए 1 बाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ऑल वेरिएबल्स हैव 3 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, एक नेम, एक वैल्यू, और एक उसका एड्रेस, कहाँ पर आप उसको स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो ये हम एक प्रोग्राम जो हमने पहले भी बनाया था, ए की वैल्यू ली थी, बी की वैल्यू ली थी, ठीक है, डी, और डी की डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, तो करेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे, कोड। तो ये है इसका सिंटेक्स, सबसे पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, अगर ज़्यादा है तो वो आप ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर के साथ उसको सेपरेट कर, इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन के अंदर, तो ये क्या है, इंट, ए को अगर मैंने 10 वैल्यू दे दी, फ्लोट अगर मैं उसको क्या दे रही हूँ, डेसिमल, और करेक्टर, करेक्टर के लिए मुझे वैल्यू, अगर मैं कैर लिख रही हूँ, कैर ए इज इक्वल टू, तो वो जो वैल्यू दूंगी वो मैं किसके अंदर दूंगी, कोर्स के अंदर, सिंगल कोट। ठीक है, अगर मैं कैर ए लिख रही हूँ तो ये स्टार, ये भी मेरे पास क्या है, करेक्टर वैल्यू है। अगर मैं कैर ए इज इक्वल टू लिख रही हूँ 1, तो ये भी क्या है, एक करेक्टर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका स्काई कोड के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू को रीड करेगा।
उसके बाद आगे कांस्टेंट। ठीक है, तो सेम जो हमने अभी पढ़ी थी यहाँ पर इसकी वेरिएबल की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सारी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है कांस्टेंट में वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन वेरिएबल में आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ये हम एक उसके एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ उसका सेम ही है। अभी में हम करवा लेते हैं। देखो, इसमें भी इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग है, करैक्टर है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इंटीजर के अंदर फिर से आपके पास दो टाइप्स आ जाती है। एक डेसिमल इंटीजर है। ठीक है, डेसिमल डेसिमल ये वो डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का डेसिमल है जिसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, इसमें आप डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते, डेसिमल। तो डेसिमल के लिए हमारे पास ये जैसे वो कर रहा है, तो 0 से लेकर 9 तक आप डिजिट्स ले सकते हो। कोमा ऑपरेटर नहीं लगा सकते, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा सकते, ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, ये नहीं लगा सकते। ठीक है, और 0 फर्स्ट डिजिट नहीं हो सकता। उसके बाद आगे ऑक्टल। ठीक है, तो ऑक्टल भी नंबर सिस्टम का है। इसमें आपकी रेंज क्या रहेगी, 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स, न्यूमेरिक जो हमारे पास वैल्यूज है 0 से लेकर 7 तक रहेगी। इसके अंदर 8 और 9 वैल्यू नहीं इंक्लूड होती। ठीक है, तो ऑक्टल ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं, तो 8 डिजिट क्या है, 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं, तो वो क्या है, 0 से लेकर 9 तक, और ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक वो क्या है, ऑक्टल है। तो ये इसमें सबसे वैलिड क्या आएगी, ये आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 0 या ओ डाल सकते हो। ठीक है, 0 या ओ, तो इससे पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, ये ऑक्टल की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल में ओ नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें 0 और ओ डाल सकते हो। ठीक है, इनवैलिड, इसमें इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग इसका क्या होना चाहिए, 0 से, तभी पता चलेगा कि ये ऑक्टल है, 0 या ओ। इलीगल करैक्टर क्यों, इसमें क्या लगाया हुआ है, 8, 8 और 9 इसमें नहीं आ सकते। इलीगल करैक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप डेसिमल नहीं ले सकते। उसके बाद आगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो होते हैं जो सबसे लार्जेस्ट नंबर न्यूमेरिक नंबर सिस्टम में है। 0 से लेकर 9 तक इसमें हमारे पास डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स। ठीक है, कैसे हमारे पास जैसे 0 से लेकर 9 तक हो गए डिजिट्स, 9 के बाद क्या आता है, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14। ठीक है, ए को हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, 11 को बी, 12 को सी, डी, ई एंड एफ के साथ। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इसमें कितनी वैल्यूज होगी, टोटल 16। तो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास ये है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ओ एक्स के साथ, 0x या ओ एक्स के साथ। ठीक है, तो इसमें अकेला 0 या ओ लगाते हैं, इसमें ओ एक्स हेक्साडेसिमल के। तो ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर x नहीं लगाया है, ये x लगाया, लेकिन इसके अंदर क्या है, डेसिमल नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, और ये ओ एक्स क्योंकि जी इसके अंदर नहीं आ सकता। जो अल्फाबेट्स आ सकते हैं वो कौन से आ सकते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, बस इतने ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये डेसिमल इंटीजर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 32767 है। ऑक्टल है तो सारे 7 तक की होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हेक्साडेसिमल है 7, और लास्ट में क्या है, एफ एफ एफ। अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर
हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2 दे आर नॉट नेगेटिव, अभी पता है हमने। साइंड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अनसाइंड में आपके पास सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। उसके बाद आगे लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग ये भी हमारे पास अनसाइंड और साइंड दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आगे फ्लोटिंग, डेसिमल फिर से आगे, लेकिन इसमें आप क्या ले सकते हो, डेसिमल वाले, ठीक है। डॉट वाले जो भी आएंगे वो आप फ्लोट पॉइंट के अंदर ले सकते। करेक्टर, करेक्टर अगर आपके पास सिंगल करेक्टर है, वो सिंगल करेक्टर के लिए आप क्या यूज करोगे, ये सिंगल कोट्स। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी 3 है, ये कोई स्पेशल करेक्टर है हमारे पास, और ये नल करेक्टर है जो 0 वैल्यू कर लिए होता है। जब आप करेक्टर का टॉपिक करेंगे तो वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, स्काई करेक्टर के अकॉर्डिंगली ये उठा रहे हैं कोड। देखो स्काई, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू होती है वो स्काई में क्या होती है 65, बी की 66, ऐसे वो क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर कर तभी वो रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई आपके पास एस्केप सीक्वेंस। तो ये आपके बैक स्लैश के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी स्ट्रिंग आउटपुट के अंदर, इसको आप आउटपुट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। आउटपुट जो भी आपको चाहिए, अगर आपको आउटपुट ऐसे चाहिए, आपने कहीं पर डॉट्स लगाने हैं, जैसे मैंने कहा कि हेलो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर प्रिंटफ, है। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी इसकी, आउटपुट मुझे इसकी सिंपल मिलेगी हेलो। लेकिन मैंने अगर चाहा कि मुझे ये जो कोर्स है ये साथ में चाहिए, ठीक है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ, ये तो है ही है, उसके बाद ये हेलो, इस बैक स्लैश के साथ ये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस बैक स्लैश के, ये तो इसके फॉर्मेट में ही है, ये तो मुझे लगाने ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी, ऐसे हेलो। अगर आपने आउटपुट के अंदर इनको इंक्लूड करना है तो आपको बैक स्लैश के साथ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे सिंपल सिंगल कोट चाहिए या क्वेश्चन मार्क लगाइए, चाहे सिंगल ये चलाइए, ठीक है। ये ऑडिबल बेल के लिए, ये बैक स्पेस के लिए, हमारे पास फॉर्म फीड के लिए, ये न्यू लाइन के लिए है। बेसिकली हम न्यू लाइन, ये कैरेज रिटर्न के लिए, ये टैब के लिए है, ये वर्टिकल टैब के लिए है, ठीक है। ये आप 1 बाय 1 इसको यूज करके देखोगे तो एक दो मैं आपको करवाऊंगी भी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आ गया सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, जिसके अंदर आपने एक सिंटेक्स दे दिया। जैसे मेरे पास ये किसके साथ आएगा, इनको भी आप प्री प्रोसेसर के अंदर ही रखते हो। ये डिफाइन, डिफाइन कौन सा नेम और टैक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया डिफाइन, क्या डिफाइन कर दिया कि जो ए की वैल्यू है वो क्या रहेगी 10, ठीक है। इसके इक्वल टू कुछ नहीं डालना, ये ना यहाँ पर आपके सेमीकोलन पड़ेंगे। तो अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि ए की वैल्यू 10 है, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेन के अंदर, जहां जहां मैं ए यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्री कंपाइलर इसको कंपाइल करने से पहले ही इसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ कर देगा, 10 वैल्यू के साथ कर देगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही इसको क्या कर दिया, एक डेफिनेशन दे दी कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी। कोई भी चीज आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने प्रिंट एफ की बजाय मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया। मैक्स वैल्यू कितनी रहेगी, जहां भी आपका मैक्स आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इनको पॉजिट, ज्यादातर हम क्या करते हैं, इनको हम इसमें यूज करते हैं कैपिटल लेटर में। क्यों, क्योंकि हमें पता चल सके कि ये जो हमने लिखे हुए हैं ये क्या है, हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ट्रू, ट्रू को हमने 1 साइज, जैसे पाई की वैल्यू है, तो जहां पर भी पाई है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 3.14।
ठीक है, तो ये मैं डिफाइन कर देती हूँ। डिफाइन पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो जहां जहां मेरे पास मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने पाई लिखा हुआ है तो वहां पर इसका मतलब क्या है, वो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले उसको किसके साथ रिप्लेस करवा देगा 3.1 के। ठीक है, तो ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये लिंक करने के लिए, तो इसकी लिंकिंग किसके साथ हो जाएगी सारी, जो भी आपने ये कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब भी हमने देख लिया था, तो उसको आप चेंज नहीं करवा सकते, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेरिएबल की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं हम इसके बाद। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ टू नंबर का। टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर्स हम ले रहे हैं ना, ये हमने अब यूजर से लेने हैं। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है तब हम नंबर ले रहे हैं। तो इसके लिए फिर से वही इंक्लूड, ये तो प्री प्रोसेसर लगाने ही पड़ेंगे, stdio.h include conio.h void main int a और b और c। अब मैंने नंबर यूजर से इनपुट लेनी है। प्रिंटफ सबसे पहले मैं कहूंगी एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो यूजर ने वो नंबर दिया, मैं साथ में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैंने ये डिक्लेयर करवाए वेरिएबल्स तो मुझे क्या हुआ कि मेमोरी में 3 स्पेस मिल गई। एक का नाम ए है, एक बी है और दूसरी का सी है। तीनों को कितनी कितनी स्पेस मिली, 2 बाइट्स, क्योंकि ये सारे क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। और इनको क्या मिल गया, कोई ना कोई ये एड्रेस भी मिल गया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही लिखना, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। और इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, सारी क्या है, खाली है, ब्लैंक एम्प्टी है, क्योंकि वैल्यू अभी मैंने डाली नहीं है। अब मैंने पहले यूजर को कहा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यूजर ने जैसे ही वैल्यू डाली तो वो वैल्यू पहले तो क्या देखना पड़ेगा, जब हम उसने रीड करनी है तो वो पहले देखेगा कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी जा रही है, इंटीजर। तो हर एक जो भी हमने डाटा टाइप पढ़ी है, हर एक का क्या होता है, स्कैन फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास स्कैन फॉर्मेट, अगर मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप है तो उसका स्कैन फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल डाटा टाइप के अकॉर्डिंग लिया है। उसके बाद क्या है, फ्लोट। फ्लोट के लिए क्या है, परसेंटेज एफ। उसके बाद क्या है, करेक्टर। करेक्टर के लिए क्या है, परसेंटेज सी। ठीक है, तो ये मेन मेन है। उसके बाद अनसाइंड इंटीजर के लिए है, अनसाइंड के लिए परसेंटेज यू। ठीक है, लॉन्ग के लिए है, लॉन्ग इंटीजर के लिए है परसेंटेज एल। ठीक है, डबल के लिए है परसेंटेज डी। एल डी। ठीक है, डबल इंटीजर के लिए परसेंटेज एल डी होता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इंटीजर वैल्यू है, उसको पता है कि इस ब्लॉक में इस जो ये मेमोरी की स्पेस हमें मिली है, इसका नाम क्या है, ए है, इसको 2 बाइट्स मिली हुई है और इसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, इंटीजर वैल्यू।
तो जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसका स्कैन फॉर्मेट क्या होगा, %d। और वो ये मेरे पास क्या है, एड्रेस सेट ऑपरेटर, एड्रेस एट ऑपरेटर। ये क्या है, एड्रेस सेट ऑपरेटर। क्योंकि अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। तो जो वैल्यू यूजर एंटर कराएगा वो किसके एड्रेस के ऊपर, कहाँ पर जाकर वो स्टोर होनी है, वो मैंने ए के एड्रेस के ऊपर स्टोर करवानी है, बी के ऊपर स्टोर करवानी है, कहाँ पर। तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस के ऊपर स्टोर करवानी है। तो सपोज फर्स्ट वैल्यू मैंने कहाँ पर करवाई, ए के ऊपर। ठीक है, तो जब ये आउटपुट आ रही है तो पहले वो कहेगा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो वैल्यू एंटर होगी तो वो यहाँ पर हो जाएगी। फिर दोबारा से मैसेज दिया, printf enter सेकेंड वैल्यू। तो फिर से यूजर ने एंटर की वैल्यू, scanf, अभी भी इंटीजर टाइप है, लेकिन अब मैंने किसके एड्रेस के ऊपर स्टोर करवानी है, अब मैंने बी के एड्रेस के ऊपर स्टोर करवानी है। तो दोनों के अंदर एंटर होगी वैल्यू, c इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, a प्लस बी, और c के अंदर रिजल्ट आ गया printf सम इज इक्वल टू, कौन सी डाटा टाइप है, %d एम्परसेंड, सॉरी कहाँ से लिया है मैंने, सी से। वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गई मेरी, जो रिजल्ट है सी के ऊपर। ठीक है, तो ये हम अब डिस्कस करते हैं इसको। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया, ये प्री प्रोसेसर है, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा ले, वेरिएबल डिक्लेयर करवाए तो मेमोरी में उनको स्पेस मिल गई। ठीक है, अब इसकी आउटपुट स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए मैं यहीं पर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर उसकी आउटपुट, आउटपुट कैसे होगा, क्योंकि ये टॉप टू डाउन चल रहा है प्रोग्राम हमारा, तो सबसे पहले ये मेमोरी में, उसके बाद मैंने printf स्केन लिखाई है, तो यहाँ पर लिखूंगी आपकी आउटपुट आएगी एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो सपोज मैंने वैल्यू 10 करवा दी एंटर, तो ये वैल्यू क्योंकि ए के एड्रेस के ऊपर स्टोर होगी तो ए में जाकर वैल्यू स्टोर होगी। फिर से printf, मुझे मैसेज मिला एंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो मैंने वैल्यू एंटर करवा दी 20, तो ये कहाँ पर स्टोर होगी, बी के एड्रेस के ऊपर। सी में क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों का उन्होंने प्लस किया, प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ठीक, उसके बाद printf की कमांड चली, सम, सम इज इक्वल टू, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर भी हमने स्कैन फॉर्मेट लगाया डी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, डेट इज 30। तो ये आपकी आउटपुट आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन आज का। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरेज वगैरह। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। और अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, जो पॉइंट आपको नहीं समझ लगा, वो आप दोबारा से मुझे पूछ सकते हो चैट चैट के थ्रू। ठीक है, कोई भी आप मैसेज मुझे लिखकर वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।